गुड मॉर्निंग क्लास 8 के सभी स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, किनारे में पाठ का सार दिया गया है और इसमें बताया गया है कि मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि मनुष्य की बलिष्ठता बाहर जितनी नहीं है जितनी भीतर होती है। बल बाहर दिखाई तो पड़ता है पर वह वस्तुतः होता भीतर ही है। जो बाहर से मोटा तगड़ा भारी भरकम दिखाई देता है किंतु मन से साहस से और पुरुषार्थ से कमज़ोर है, वह किसी आंधी तूफान से खोखले पेड़ की तरह एक दिन उखड़ कर गिर जाएगा और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुई तो कभी भी ऊपर न उठ सकेगा। कहने का मतलब यह है कि वह आदमी जो है, भले ही मोटा तगड़ा आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जब वह मन से साहस से और पुरुषार्थ से कमज़ोर है तो वह कभी भी जो है, उसके अंदर वह एक वही खोखले पेड़ की समान है जो एक दिन आंधी तूफान से जो है उखड़ के गिर जाएगा। तो आइए हम लोग कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन के विषय में बताया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने कितनी स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग किताब लेकर बैठें और मिलाते जाएं और पढ़ते जाएं, समझते जाएं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है, आज़ादी किसी अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी में बंधा हुआ पशु, सभी परतंत्रता के बंधों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीर सदा ही खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। कहने का मतलब आज़ादी सबको अच्छी लगती है। कोई भी आदमी या जीव जंतु यदि पिंजरे में कैद है, बंद है, तो वह आज़ाद होना चाहता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन के विषय में पढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ से। सन 1947 ईस्वी पूर्व में भारत परतंत्र था। कहने का मतलब 1947 के पहले भारत जो है परतंत्र था, उसे जो है किसी के हाथों गुलाम नहीं होना पड़ा था। फिर आगे बता रहे हैं, तब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। सन 1857 ईस्वी में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्रायः क्रांतिकारी ही किया करते थे। अंग्रेज़ों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेज़ सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सज़ा देती। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अग्रणी है। कहने का मतलब चंद्रशेखर आज़ाद भी ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका नाम सबसे पहले ही लिया जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है कैसे थे? क्रांतिकारियों में से थे। वे कहते थे कि आज़ादी हमें लड़ कर लेना है। अब आइए हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के छबुआ जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। तो जैसा कि बताया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था और इनका निवास स्थान कहाँ था? मध्य प्रदेश राज्य के छबुआ जिले में एक ग्राम में हुआ था। इनके ग्राम का नाम छबुआ था और इनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। आगे फिर बता रहे हैं, बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा, एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों के एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए।
पर किसी की हिम्मत न पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज़ आंच भी होती है। कहने का भाव ये है कि वो बता रहे हैं कि बचपन में वो इतने साहसी थे कि एक बार अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, तो जो दिया सलाई होती है जिसे माचिस बोलते हैं, तो कहा करते थे कि यदि एक दिया सलाई में इतनी रोशनी होती है तो सारे दिया सलाइयों को जलाया जाए तो कितनी रोशनी होगी। लेकिन उनके किसी भी साथी को दिया सलाई जलाने की हिम्मत न पड़ी, क्योंकि सारी दिया सलाई जलाने के लिए तेज़ आंच भी होती है। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी में भेजे गए, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा। वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्होंने भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो उन्हें फिर से काशी भेज दिया गया। अब अगले पैराग्राफ पे पढ़ेंगे हम लोग, दूसरे पन्ने पे, पेज नंबर 10। उन्हें काशी भेज दिया जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ छूटे। कहने का भाव यह है कि जहाँ पे भीलों के साथ वे रह रहे थे वहाँ तीर चला चला करके जो है वो काफ़ी निशानेबाज हो गए थे। तो उनके बाबा ने फिर से काशी में भेज दिया कि ये लड़का पढ़ने के लिए चला जाए और कम से कम उन भीलों का साथ तो छूट जाए। तो क्या हुआ कि इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, पर इसमें भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते, तो कभी कथा वाचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत, भागवत गीता की कथा सुनते थे और वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। उसके बाद चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग कांड का जो है भयंकर हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड आप लोग सुने होंगे, वहाँ पे हत्याकांड हुआ था, तो जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा था। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। इसका रास्ता बहुत ही संकरा था, यानी बहुत ही कठिन था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। जो अपने देश में अंग्रेज़ी हुकूमत चल रही थी, वहाँ पे जो है अपने ही भारतीय लोग जो है वहाँ पे सभा कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहा था। वहाँ पे सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज़ जनरल डायर वहाँ आया और उसने बिना कहे सुने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी थी, तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। जो अपने देश की सेना थे, भारतीय लोग थे, वो कह रहे थे कि इनका जो है बहिष्कार किया जाए अंग्रेज़ी हुकूमत का। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो चंद्रशेखर आज़ाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है?
उन्होंने अकड़ कर बताया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? तो उन्होंने फिर कहा, स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जेल खाना मेरा घर है। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी कि इसे ले जाओ और 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेंत की सज़ा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है, उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया गया। बेंत एक एक करके उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। जब चंद्रशेखर आज़ाद को मारने लगे, बेंत पड़ने लगा तो हर बेंत पे चिल्लाते थे, आवाज़ करते थे। उन्होंने एक बेंत मारे तो बोले कि महात्मा गांधी की जय। जितने भी बेंत मारे वो किसी न किसी का नारा लेते गए। तो महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक बेहोश न हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। उसी दिन से इनका नाम आज़ाद आज़ाद सब लोग कहने लगे। जो कल तक चंद्रशेखर के नाम से जाना जाते थे और वो आज आज़ाद के नाम से विख्यात हो गए। इन्हीं दिनों भारत में क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। जो भारत के क्रांतिकारी वीर थे, अपने सेनानी थे, जो भारतीय लोग थे, उस समय जो है अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद उनसे प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उन्हें भय दिखाकर छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वह बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थी। आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।